नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 15 सितंबर 2021 की। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है उसका सॉल्यूशन हमने आज ही देखा था, जो था आपका वर्तमान भारतीय समाज वाला। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, वो पेपर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। दूसरा पेपर जो है हुआ है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, आज ही सेकेंड सेमेस्टर का, उसका सॉल्यूशन अब हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न आया था कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना जो है वो किसने की थी। चार नाम है: मैकाले, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंगस, या इनमें से कोई नहीं। ये मैंने आपको कराया भी था, अगर आपको याद होगा तो। वॉरेन में जो हेस्टिंगस थे ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना जो है वो की थी। और भी मैंने इसके साथ साथ बताए थे कि जो लॉर्ड वेलेजली थे उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और ये सभी जो आप देख रहे हैं, इनका जो उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म और मुस्लिम कानूनों की जो शिक्षा देना है, वो मेन उद्देश्य था। ये भी साथ में मैंने आपको बताया था। दूसरा प्रश्न था आपका: भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था। तो क्लियर तरीके से पूरा टॉपिक हंटर कमीशन हमने पढ़ा है। हंटर कमीशन जो है उसी को हम कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। आपको याद होगा मैंने बताया था, सन भी बताया था, 3 फरवरी 1882 का था। यानी सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अधिकतर जो इसका नाम पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग जो है उसका गठन। तो वो भी आपका इसी का ही नाम है, इसको आप भारतीय शिक्षा आयोग भी जो है वो कहते हैं। इसकी मेन चीज क्या थी, मैंने आपको बताई थी कि जो वुड का घोषणा पत्र था ना, उसको इसने दोहराया था। ये कमी के तौर पर थी, पर विशेषता थी कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो भारतीयों को देने का सुझाव इसमें दिया गया था। तीसरा प्रश्न है: शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था। तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने भारतीय शिक्षा को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1901 में शिमला में जो शिक्षा सम्मेलन है उसका आयोजन जो है वो किया था। तो आपका 1901 इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है: स्कूल चलो अभियान अंग जो है वो किसका है। तो यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, एक साक्षरता आंसर हो सकता है और एक आपका सर्व शिक्षा अभियान हो सकता है। साक्षरता से तो सीधे सीधे संबंधित था स्कूल चलो अभियान आपका। स्कूल चलो अभियान आपका 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2006 तक चलाया गया था। इसमें मेन लक्ष्य क्या रखा गया था कि प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन हो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, जागरूकता फैलाना, ये था आपका स्कूल चलो अभियान में। तो कहीं ना कहीं ये साक्षरता से भी संबंधित था। सर्व शिक्षा अभियान जो था ये आपका 2001 से 2002 में जो है वो चला था। और इसमें 16 जो जनपद हैं उनको स्टार्टिंग में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के 16 जनपद जो है उसको शामिल किया गया था। और 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा और 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को लक्ष्य इसमें रखा गया था। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्कूल चलो अभियान अंग आपका सर्व शिक्षा अभियान का भी है और साक्षरता का भी है। अब देखना इसमें यह है कि आपके पेपर में किसे आंसर माना गया है। आपने क्या लगाया था इसका टिक, आंसर बताइएगा। पांचवा प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का जो संबंध है वो किससे है। तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है, नाम ही इनका है बालिका, तो आपका ये तो ऑप्शन कट जाएंगे जिसमें बालिका नहीं है। तो बालिका में प्राथमिक भी लिखा था और माध्यमिक लिखा था। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसमें क्लास बताई थी, तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक इसमें क्लास जो है वो रहती है। कक्षा 6 से 8 तक जो क्लास रहती है ये आपकी माध्यमिक बालिका में आएगी। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है: बाल अधिकार का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था यूनेस्को, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, या सभी ने। तो एक चीज आपको याद होगी कि भारत सरकार ने भी लॉन्च किया था। तो भारत ने 11 दिसंबर 1992 को किया था बाल अधिकार का प्रस्ताव। और उससे पहले यूएनओ ऑलरेडी घोषित कर चुका था। और यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पहले ही कर चुका था, भारत सरकार ने बाद में किया। जब दो ऑप्शन सही हैं तो यूनेस्को भी आपका हो जाएगा। तो आपका उपर्युक्त सभी यहाँ पर आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सातवां प्रश्न आपका है कि जो मध्याह्न भोजन योजना थी, मिड डे मील योजना थी, उसका उद्देश्य क्या था। छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना बिल्कुल था, ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशन लें। बहुत लोग खाना घर में नहीं उनके प्रोवाइड हो पा रहा है तो वहां पर विद्यालय में मिल रहा है, तो मेन था छात्रों को विद्यालय में रोके रखना भी। इसीलिए देखिए लंच बीच में होता है ताकि छात्रों में ठहराव जो है वो बना रहे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में होगा बच्चे खा के निकल लिए। तीसरा है छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, ये भी एक रीजन है। और उपर्युक्त सभी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
8वां प्रश्न आपका है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है वो आपका 1987 में जो है प्रारंभ हुआ था, पर ऑप्शन देखिए तो 1985 है, 1989 है, 1990 है और 1987 नया दे करके 1887 दे रखा है यहाँ पर। एक्चुअल में जो आपका सन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का, वो है आपका 1987। तो ये भी हो सकता है कि ये चौथे वाले में मिसप्रिंट हो, या फिर अगर अन्य ऑप्शन के आधार पर आप आंसर तक जाना चाहें तो आप 1985 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 1987 में आया जरूर था, पर संकल्पना एक साल पहले ली गई थी, 1986 में संकल्पना ली गई थी। और प्राथमिक जो विद्यालय उसमें जो पाठ्य सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, उसको उपलब्ध कराना इसमें लक्ष्य रखा गया था। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम ऑप्शन के आधार पर 1985 के साथ जा सकते हैं, या अगर ये मिसप्रिंट हुआ तो 1887 को 1987 मान सकते हैं, पर ऐसा लिखा नहीं है। तो आंसर आपको पता सही होना चाहिए, 1987 में आपका ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आया था। बाकी ऑप्शन जो सबसे नजदीक है 1985 उसके साथ हम जा सकते हैं। अगला कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। कोठारी आयोग जो है इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कब आया था? 1964 से 66 जो है इस समय जो है आया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इनके अध्यक्ष को जाना जाता है। मुदालियर, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, राधाकृष्णन, ये सब आपके पहले पेपर में भी आपने देखा था, आया था। और कोठारी आयोग की बात करें तो इसमें सदस्य पूछे जाते हैं, कुल 17 सदस्य थे। और पंचमुखी कार्यक्रम आपके पेपर में काफी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो पंचमुखी कार्यक्रम भी कोठारी आयोग से ही संबंधित थे। 10वां प्रश्न है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में जो है वो बना, जिसको हम क्या कहते हैं, RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट करके। तो वो आपका 2009 में जो है वो था। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसमें 7 अध्याय थे और 38 जो है वो खंड थे। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि केवल चीजें आप यहाँ मिलाएं ना, और भी आगे कभी पेपर में इससे रिलेटेड चीजें आए आपका। आगे बहुत है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, यही सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता भी होना चाहिए। लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 4 ऑप्शन है। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं भी पता है, वैसे तो देखिए 5 साल होता है, आपका 4 वाला ऑप्शन है ये सही होगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आपने पढ़ी होगी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद संशोधित कब आई थी? 1992 में आई थी। बीच में आप देखेंगे कितने साल का गैप है, तो 5 साल का ही गैप है। बस आपका 5 साल यहाँ से भी हो जाता है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। बाकी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि 5 साल बाद समीक्षा होती है, उसमें देखा जाता है क्या कमियां रह गई हैं। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें जो कमियां थी वो इस संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दूर की गई थी। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात जो है वो कही गई है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 21 का बिल्कुल सही हो जाएगा। खंड कौन सा है? तो खंड आपका जो है वो 3 है। संशोधन कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था? सन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान का जो भाग या संविधान का जो खंड है 3, इसमें अनुच्छेद 21 का जो है इसके अंतर्गत 21 के अंतर्गत 21 का, इस चीज को समझिए, 21 जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत जो है आपका 21 का जो है इसको जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक थे, बच्चे थे, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार प्रदान किया गया था और उनका ये मौलिक अधिकार बना दिया गया था। सबसे मेन चीज यहाँ पर थी, उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 13 प्रश्न है कि शिक्षा छनाई का सिद्धांत जो है वो किसने लागू किया था? नहीं, लागू किया गया है किसके द्वारा, ये पूछा गया है। किस वर्ग के लिए? उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए, अंग्रेजों की शिक्षा के लिए, जन शिक्षा के लिए, छात्रों की शिक्षा के लिए। तो किसने दिया था? तो इसमें ये पूछा गया था कि किस वर्ग के लिए, तो ये जो है वो जो जन शिक्षा है उसके लिए जन शिक्षा, जो शिक्षा छनाई का सिद्धांत है वो लागू किया गया था क्या? ये था कि जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग पहले बटे हुए थे, तो लॉर्ड मैकाले था, उसका ऐसा मानना था कि अगर आप उच्च शिक्षा जो वर्ग है उसको अगर आप शिक्षित कर देंगे तो वहां से शिक्षा छन छन के जो निम्न वर्ग है या जन शिक्षा है उस तक शिक्षा अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी, ऐसा उसका मानना था। तो वही जन शिक्षा के लिए जो है ये सिद्धांत लागू किया गया था। उच्च वर्ग से तो आती है, तो उच्च शिक्षा वर्ग के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों की शिक्षा से भी मतलब नहीं है, छात्रों से भी मतलब नहीं है, जन शिक्षा आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा।
14 नंबर प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो डीपीपी चैप्टर है आपके कोर्स में, उसकी सेकेंड लाइन आप देखेंगे, अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें मैंने जब रीड किया तो उसमें क्लियर लिखा था कि विश्व बैंक जो है, जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, इसी को हम कहते हैं डीपीपी। क्या कहते हैं हम इसे? डीपीईपी। फुल फॉर्म होती है इसकी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपका फुल फॉर्म होती है। और इसमें अलग अलग चरण थे, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर जो है इतने जनपदों को शामिल किया वो पूछा जाता था, पर यहाँ पर अब पूछ लिया गया कि किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया जाता है, तो विश्व बैंक आपका सही होगा। अगला और लास्ट बहुविकल्पी देखते हैं कि जो ह्रास की समस्या है उससे क्या आशय है। जो कक्षा है उसमें अनियमित उपस्थिति, छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, बच्चों का पढ़ने में मन ना लगना, या बच्चों का छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो ये दो टर्म आपको देखने को मिलते थे ह्रास से संबंधित, एक आपका अपव्यय और एक आपका था अवरोधन। अगर आपको याद होगा तो दोनों ही ये जो है आपको हर्टांग समिति 1929 में जो आई थी उसमें देखने को मिलते थे। इसमें से जो आपका अपव्यय होता है वही होता है ह्रास। अपव्यय में क्या होता था कि बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, तो इसीलिए हर्टांग समिति में इन दोनों में सुधार को लेकर बात की गई थी। तो छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, ये होता है ह्रास की समस्या। दूसरी जो अवरोध की बात की वो क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, रुके हैं, एक ही इस साल फेल हुए फिर उसी में पढ़ रहे हैं, तो एक ही कक्षा में रुके रहना जो है वो आपका अवरोध, अवरोध मतलब ही होता है रुकावट, तो वो आपका होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 15 में से आप लगभग 13-14 तो बिल्कुल सही करके आए होंगे, और हो सकता हो 15 के 15 आपके सही हों। अब देख लेते हैं अति लघु। तो निस्यंदन सिद्धांत वही आपका जो फिल्ट्रेशन थ्योरी बताई ऊपर मैंने, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य, ये सब थ्योरी बेस्ड ही है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, डीपीपी देखिए यहाँ भी पूछा गया, परियोजना के मुख्य कार्य, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, प्राच्य पाश्चात्य विवाद बहुत बार बताया मैंने आपको। बीईपी क्या है, तो फुल फॉर्म बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। अगला है पी मोस्ट क्या है, तो पी मोस्ट आपका फुल फॉर्म बहुत बार बताइए मैंने, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। 1986 जो है उसकी मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इसका उद्देश्य था। प्रश्न में पूछ रहा है ना इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। और जो ब्लैक बोर्ड योजना थी आपकी, उसमें जो सामग्री प्रदान की गई थी जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, तो उसका कैसे समुचित उपयोग हो, वो भी इसमें जो है वो उद्देश्य था। आगे वुड का घोषणा पत्र का शिक्षा पर प्रभाव, जनसाला कार्यक्रम, न्यूनतम अधिगम स्तर, ये भी बताया मैंने काफी बार, इसको तो मैंने एग्जाम्पल सहित बताया। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है, ब्रिज कोर्स देखिए बीएड वालों को कराया जा रहा है, वही पूछ लिया गया। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में छात्रों के प्रति दृष्टिकोण और नई शिक्षा नीति के दो दोष। लघु उत्तरी प्रश्न आप देख सकते हैं, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शिक्षक की भूमिका, प्राथमिक शिक्षा की जो प्रमुख समस्याएं हैं, ईसीसीई का उद्देश्य, यशपाल समिति, बिना बोझ के जो शिक्षा है वो, एनसीईआरटी का मुख्य कार्य, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और शिक्षक शिक्षा हेतु एनसीएफटी 2009 के मुख्य सुझाव पर प्रकाश डालिए। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। टोटल में से कितने आपके सही रहे कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा। जितने भी आपके छात्र हैं साथ में जिन्होंने परीक्षा जो है इसकी सेकंड सेमेस्टर की दी है, उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर लीजिएगा ताकि सभी लोग जो है इससे संबंधित जो जानकारी है उसको जो है वो देख लें। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। मैंने टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी के नंबर वगैरह और जो लिंक है वो प्रोवाइड टेलीग्राम पर कर दी है। पेपर जिस भी दिन आपका जो भी हो वो आप भेज दीजिएगा ताकि मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो जो है वो करा सकूं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।